चले रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने घरों में पड़ी एक्सपायर्ड और अप्रयुक्त दवाओं के सुरक्षित और वैज्ञानिक निस्तारण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य भर में ड्रग ट्रैक बैक साइट स्थापित की जाएगी, जहां लोग अपनी बेकार दवाएं जमा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वस्थ नागरिक स्वच्छ उत्तराखंड मिशन के तहत इस पहल की शुरुआत की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की गाइडलाइंस के आधार पर एक ग्रीन हेल्थ सिस्टम मॉडल तैयार किया जा रहा है। इस मॉडल के तहत एक्सपायर्ड या अप्रयुक्त दवाओं को निर्धारित दवा केंद्रों पर जमा किया जाएगा, जहां उनका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि ये नागरिकों को भी दवाओं के सही निस्तारण के प्रति जागरूक करेगी। राज्य सरकार का यह प्रयास उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बनाने की दिशा में है, जो दवाओं के सुरक्षित और वैज्ञानिक निस्तारण के लिए एक सुनियोजित प्रणाली लागू करेगा। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त और ड्रग कंट्रोलर ताजवर जग्गी ने कहा कि अब तक राज्य में दवाओं के निस्तारण की कोई व्यवस्था या फिर किसी भी तरीके की कोई प्रक्रिया नहीं थी। इसे थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग और जिला टास्क फोर्स के जरिए नियंत्रण में लाया जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक दवाओं को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर निस्तारण के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। कलर कोडेड बैग्स, लॉग बुक सिस्टम और ई ड्रग लॉग से हर दवा का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अभी तक दवाइयां कचरे में फेंकी जाती थी या फिर नदियों में फेंक दी जाती थी, जिससे पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता था, साथ ही साथ स्वास्थ्य को भी ये नुकसान पहुंचाती थी। साथ ही आपको बता दें कि खाद्य संरक्षक औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त और ड्रग कंट्रोलर ताजवर जग्गी ने यह भी बताया कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में इस नई नीति से पर्यावरण संतुलन के साथ साथ लोगों की सेहत में भी सुरक्षा जो है वो बढ़ेगी और साथ ही साथ उसमें सुधार आएगा। ड्रग कंट्रोल विभाग को मॉनिटरिंग एजेंसी बनाया गया है और राज्य भर में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। जनता, मेडिकल स्टोर और अस्पताल सभी जगह इस व्यवस्था में भागीदारी सभी को इसमें बनना होगा। सभी दवाओं के दुष्प्रभाव को तभी रोका जा सकता है, ऐसा उनका कहना है। दवा है या किसी घर में दवाई बच जाती है तो वो ऐसे फेंक दी जाती है, जिससे कि आम जनमानस को भी प्रॉब्लम होती है, जानवरों को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप देखेंगे गिद्ध के लिए बहुत बड़ी समस्या है, गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं। तो जो डाइक्लोफेनेक या एसाइक्लोफेनेक होता है तो खाने से उनके हाथ पड़ जाते हैं। तो उससे भी हम समझ रहे हैं कि अगर दवाएं ऐसी फेंकी जाए तो जानवरों को भी इसमें नुकसान है, आदमी मनुष्य को तो है ही। तो इसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है भारत सरकार के स्तर पे कि हर स्टेट में इस तरह को लागू कर दिया जाए कि जो दवाइयाँ हैं उनको एक दवा जो एक्सपायरी बैंक बना दिया जाए और वहाँ पर वो दवाइयाँ अपनी इकट्ठी करें। जो घर से भी दवाएँ बच जाती हैं तो भी वहाँ पर करें। तो उसके लिए हम एक कमेटी हमने बना दी है। उसके तहत फिर देखते हैं कहाँ किस किस को हमने इनको जोड़ा है, अपने मैन्युफैक्चरर को या सेल्स जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको, कि वो जब भी दवाएं कोई इस तरह से हो तो वो उसको कलेक्ट करें और डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस करें या कंपनी को वापस। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी वकील अहमद। क्या कुछ खास जानकारी है वकील जी इस पूरी खबर पर? देखिए नैना, पहल अच्छी है क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में जो सूबे के मुखिया ने सोचा है एक अच्छी पहल है, लेकिन चुनौती सबसे बड़ी है। चुनौतियां यहाँ पर सबसे बड़ी ये हैं कि जो एक्सपायरी दवाइयाँ या फिर जो है ना वेस्टेज दवाइयाँ, जैसे एक अलग की प्लानिंग है, जैसे जो है ना ताजवर सिंह जी ने भी इस बात को कहा कि जो भी इस किस्म की दवाइयाँ होगी उनको वैज्ञानिक तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले जो कुछ हो रहा था उस पर तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें सबसे बड़ी चुनौती जो है ना पर्यावरण विभाग के ऊपर जाती है। जो भी वेस्टेज दवाइयाँ आती हैं या फिर हॉस्पिटल की जो भी मेडिसिन होती हैं उनको कचरे में फेंक दिया जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती कहाँ होती है कि वो कचरा सीधा डेस्टो सेंटर रुड़की या हल्द्वानी ना जाके वो बीच में जो है ना कबाड़ियों के यहाँ रुक जाता है, जिसके अंदर डिस्पोजल सिरिंज भी होती हैं, नीडल भी होती हैं, वेस्टेज दवाइयाँ भी होती हैं। और उनकी छटाई करने के बाद ये इतना बड़ा खेल है कि इसको अभी तक जो है ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंट्रोल नहीं कर पाया। हालांकि सही तो ये है कि 24 या 72 घंटे के अंदर इस तरीके के जो भी कचरा है या फिर वो दवाइयाँ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए। लेकिन वो डिस्ट्रॉय ना होने के बाद उनका सीधा सीधा इस्तेमाल जो है ना रास्ते में जितनी भी बायोमेडिकल वेस्ट की जो भी गाड़ियां हैं किसी कबाड़ी के यहाँ रुक जाती हैं, उसके बाद उनकी रिसाइकलिंग के तौर पे छटाई भी होती है। और यहाँ तक भी देखा गया है कि जितनी भी डिस्पोजल सिरिंज होती हैं या फिर
कैथेटर होते हैं या फिर आईवी सेट होते हैं, उन लोगों को वो साफ करके दोबारा से फिर उसी कंपनी को भेज। ये चुनौती नहीं है राज्य सरकार के सामने, ये सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर वो यहाँ के नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर भी जो है ना विशेष ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ तक भी होता है कि आसपास के जितने भी हॉस्पिटल से लगते हुए नदी है, नाले हैं या फिर छोटी मोटी जो वेस्टेज गटर्स हैं, ये लोग क्या काम करते हैं कि जो उन गाड़ियों को वो चीज ना देके वहीं पर है, तो सीधा सीधा इसका मतलब तो ये है कि बीमारियों को परोसने का काम जितनी भी यहाँ के हॉस्पिटल्स हैं उन पर कंट्रोल होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार की या सूबे के मुखिया की अपने आप में ये अनूठी पहल है, लेकिन चुनौती जो है सबसे बड़ी नैना ये है कि इस पर इम्प्लीमेंट कैसे होगा। इम्प्लीमेंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी हैं, अब मेडिकल स्टोर पर स्टोर करने की बात की गई है, तो क्या इस चीज की गारंटी विभाग लेगा कि जो एक्सपायरी दवाइयां हैं, वो बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि जो अक्सर दवाई तो ले लेते हैं लेकिन वो इस चीज का खास तौर से ध्यान नहीं देते कि क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और क्या इसकी एक्सपायरी डेट है। तो ये पहल अच्छी है, लेकिन नैना चुनौती सबसे बड़ी है। अब इस चुनौती को संबंधित विभाग किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल भी है। और यहाँ तक ये एक चुनौती भी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो जिम्मेदारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की होती है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो उत्तराखंड के अंदर सही मायने में सोया हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हालांकि ये खबरें उससे पहले भी उठी हैं, लेकिन इस पर कितना इम्प्लीमेंट होता है ये सूबे के मुखिया को भी संज्ञान लेना चाहिए, ताकि अगर ये बात सोची है कि स्वास्थ्य के सभी स्वस्थ रहें, नागरिक यहाँ के सभी स्वस्थ हैं, तो इस तरफ भी फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन वहीं चुनौती भी यहाँ पर नैना है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, घोषणाएं हो जाती है, बात सारी आती है कि उस पर जो है ना प्रॉपर तरीके से उसको लागू किया जाए। अगर वो लागू नहीं होगा, घोषणाएं तो हो जाती हैं, लागू होगा तभी तो यहाँ की जनता को उसका लाभ मिलेगा। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती भी है संबंधित विभागों को कि वो दवाइयाँ जो या तो नियरेस्ट एक्सपायरी होती हैं, बहुत से मेडिकल स्टोर वाले ऐसे भी होते हैं जो लोग जो है दवाई लेते हैं, उनको कहते हैं कि भैया ये तो जो है एक्सपायर हो गई है, लेकिन वो उसको इस तरीके से कन्वेंस करते हैं, कहने लगे कि अगर एक्सपायरी डेट भी आ गई है तो 2-3 महीने तक कुछ नहीं बिगड़ता, आप ले लीजिएगा, और मनमाने पैसे लेते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा खेल जो है ना, अगर यहाँ पर है सूबे के मुखिया को अगर इस बात की चिंता है यहाँ के नागरिक, तो ये जो एथिकल और जेनेरिक मेडिसिन का जो खेल है इस पर भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि जो एथिकल मेडिसिन होती हैं उन पर तो सीधा सीधा ये है कि बहुत कम मार्जिन होता है, और ज्यादातर जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं उन पर अगर एक दवाई जो है ना, मैं सिंपल सा आपके बताऊं कि अगर पैरासीटामोल 50 पैसे की है और उस पर जो है ना ब्रांड का कोई भी ठप्पा लग जाता है तो वो 7 या 8 रुपए की हो जाती है। हालांकि अगर ये इस बारे में बहुत से जो है ना फिजिशियन से भी हम लोगों ने कंसल्ट किया है कि अगर इनके जो अगर 500 mg की पैरासीटामोल जो है ना एक जेनेरिक का और एक एथिकल है, तो फर्क कौन सी में कितना है और रिजल्ट कौन सी ज्यादा देगी। सीधा सीधा उनका इस बात को लेकर यही साफ कहना है कि रिजल्ट दोनों इक्वल देंगी। तो अगर चिंता है लोगों की जेब जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में कट रही है, तो इस तरफ भी स्वास्थ्य मंत्री को खास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि ये जो जेनेरिक और एथिकल का जो खेल चल रहा है इस पर भी कंट्रोल किया जाए। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री लगातार इस बात के बड़े बड़े दावे भी करते हैं, भाजपा सरकार ये भी कहती है कि आयुष्मान कार्ड के तहत सब लोगों का इलाज फ्री हो रहा है, लेकिन जो आयुष्मान कार्ड के जरिए से जिनका इलाज हो रहा है, अगर मैं आपको नैना जमीनी हकीकत बताऊं, सभी का इलाज नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का तो है, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि जो उस कार्ड को अलाउ भी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और ये जानकारी पेशेंट को नहीं दी जाती कि आपके कौन कौन से पेशेंट जो है ना टेस्ट हुए हैं, कौन कौन से आपकी मेडिसिन चली हैं। वो सीधी जो है ना बिल बनाकर जितना जो है ना बजट आयुष्मान का होता है वो सीधी सरकार को भेज देते हैं। अब जनता को इसका कितना सरोकार है, जनता को कितना इसका लाभ मिल रहा है, हालांकि ये जनता के जानने का हक बनता है
कि जनता इस चीज को जाने। अगर सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा कर रही है तो हमें कम से कम इस बात की जानकारी भी तो होनी चाहिए कि कौन सा टेस्ट हमारा हुआ है और किस टेस्ट के कितने पैसे लिए गए हैं। तो ये सब चीजें हैं, इस खास तौर पे स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान भी देना चाहिए। हालांकि मैं इस बात को नैना जरूर कहूंगा कि मुखिया की अच्छी है, लेकिन इस पहल में जितनी बड़ी चुनौतियां सामने या आने वाली हैं या फिर इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी नहीं। ओके जी, आपने चुनौतियों की काफ़ी सारी यहाँ पे बात की है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ये जो ड्रग टैग बैक साइट्स की जो ये निगरानी और संचालन के लिए बात की जा रही है, तो खाली दवाई जमा करने से या जो एक्सपायर्ड दवाई है उनको जमा करने से तो इतनी सारी बीमारियों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। उत्तराखंड एक संवेदनशील जगह है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें मायने रखती हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आपकी, क्या सिर्फ इसी पर ध्यान देने की जरूरत है या और भी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए नैना, जरूरत तो इस वक्त बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिन पर जो है ना अगर स्वास्थ्य की चिंता है तो उन पर फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने ये बिल्कुल बात सही कही और मैं इस बात के बारे में जो है ना दोबारा से फिर इस बात को कहना चाहता हूँ कि जैसे जो है ना स्टोर को इन लोगों ने कि जिनके पास दवाई नहीं है या फिर कोई पार्टिकुलर जगह ऐसी बना दी जाए कि घर के अंदर जो दवाइयाँ यूज नहीं हो रही है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो संबंधित विभाग के लोग हैं या फिर प्राइवेट डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं या फिर फार्मासिस्ट हैं या मेडिकल स्टोर वाले हैं, उनकी पहुंच वहां तक नहीं होगी। वो भी तो उस दवाइयों को उठा सकते हैं और फिर मार्केट के अंदर लेके आते हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण मैं ये भी आपको दिया कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के सामने जो चुनौतियां थी, जो वहां पर जो है ना वेस्टेज कचरा निकलता था, खासतौर से जो है ना डिस्पोजल सीरंज है, नीडल है, कैथोलिक है, आईवी सेट है, उसको किस तरीके से जो है ना साफ सुथरा करके हमने अपनी आंखों से देखा है। बहुत से कबाड़ी हो गए यहाँ पर, उसको सीधा जो है ना रुड़की या हल्द्वानी ले जाने के बजाय जिसको 72 घंटे के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, या फिर जो मेडिसिन जो नियरेस्ट एक्सपायरी है या एक्सपायर हो गई है और जिनकी वजह से जनता को भी नुकसान हो रहा है, खासतौर से अगर कूड़े पर डाल दी जाती है तो जानवर भी उस दवाई को खाते हैं और उसके साइड इफेक्ट कितने होते हैं, कितने जो है ना पशु और कितने जानवर बीमार होते हैं। ये सीधा सीधा मतलब ये है कि पहल अच्छी है लेकिन चुनौती सबसे बड़ी है। जरूरत इस बात की है कि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से या सूबे के मुखिया की तरफ से अगर ये पहल हुई है तो कम से कम धरातल पर उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए कि जो खाका तैयार किया है, जो रूपरेखा तैयार की गई है, तो संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर उस चीज को सही तरीके से फॉलो अप करा सके ताकि स्वस्थ नागरिक यहाँ की जनता बन सके। जी मैम, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी देने के लिए। तहलका डिजिटल के खास प्रोग्राम तहलका योद्धा में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।